आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इवेंचुअली जाके हम क्या करेंगे, ये हमको एक रिलेशन देगा, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फील्ड। इवेंचुअली वी विल एंड अप एट अ रिलेशन वेयर वी गेट ए रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें एक क्वालिटेटिव स्टडी मिला था, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। ये क्वालिटेटिव नेचर था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होते हैं, वैसे कुछ लाइन रियल में तो होता नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए। तो द फ्लक्स, टू बी मोर प्रिसाइज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स gives us a quantitative study of field lines। ये पहली बार है जब हमें लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वांटिटी पे भी कुछ बात होनी चाहिए। एंड वंस वी गेट द क्वांटिटी वी विल एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द चार्ज एंड फील्ड। तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स एक वेक्टर फील्ड का जब हम निकालते हैं तो किसी भी एक एरिया से वो वेक्टर फील्ड एरिया को क्रॉस करेगा, उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा। अभी हम डिफाइन करेंगे कि फ्लक्स क्या है एंड समझेंगे कि फ्लक्स के साइन के लिए कुछ कन्वेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। लेट्स से वी हैव ए यूनिफॉर्म electric field E vector and an area is held perpendicular to the field lines। उसका मेरा कहने का मतलब है जो फील्ड है वो मान लीजिए x डायरेक्शन में जा रहा है और जो एरिया है वो फील्ड को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। आमतौर पे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए हमें एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। एंड बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से इसका यूनिट डायमेंशन तुम कर ही सकते हो। ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मीटर स्क्वायर फॉर एरिया। हर टाइम पे ऐसा सिचुएशन नहीं होता जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या फिर एरिया एक रेगुलर क्रॉस सेक्शन हो। उसके लिए हमें स्मॉल फ्लक्स डिफाइन करना पड़ता है थ्रू अ स्मॉल एरिया। मान लीजिए एक इररेगुलर कुछ एरिया जैसा है एंड वी वांट टू कैलकुलेट फ्लक्स फ्रॉम दिस पैच। इस पैच के एरिया को मैं डी ए वेक्टर बोलूँगा एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये तो यार यहाँ से ड्यू टू सम चार्ज फील्ड का डायरेक्शन मुझे देखना पड़ेगा। लेट्स से वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज इन दिस, तो फील्ड का डायरेक्शन को नज़र रखते हुए हम फ्लक्स को कैसे लिखेंगे? डी फाई इक्वल टू ई डी ए। ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एरिया वेक्टर क्या है। अगर कोई भी सरफेस हो, फॉर एग्जाम्पल एक शीट ऑफ पेपर है, तो पेपर के लिए जो नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल पेपर से बाहर की ओर भी हो सकता है, ऐसे इस साइड में भी हो सकता है। टू अंडरस्टैंड फ्लक्स बेटर, ये फ्लक्स अगर किसी एरिया के अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, टोटल फ्लक्स, ये सब जानने के लिए वी हैव टू कंसिडर वन ऑफ द डायरेक्शन एज कन्वेंशन। तो एवरी टाइम आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल और एरिया वेक्टर। सो किसी भी सरफेस का, मान लीजिए मैं टुवर्ड्स एक्स को बोल रहा हूँ पॉजिटिव नॉर्मल, तो इसको मैं आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। उस हिसाब से मेरा फ्लक्स आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। यह समझने के लिए मैं एक 3D स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकता हूं। एक 3D स्ट्रक्चर हैज डिफरेंट फेसेस। हर फेस के लिए जो नॉर्मल होगा उस सरफेस के लिए वो होगा आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। जैसे कि ये जो फेस है
इस वाले फेस के लिए नॉर्मल होगा आउटवर्ड टू नॉर्मल, और उसका जो अपोजिट साइड है उस सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके से होगा। ऐसे जनरलाइज हम कर सकते हैं कि 2D स्ट्रक्चर के लिए जो नॉर्मल होगा वो किसी भी साइड हो सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन 3D स्ट्रक्चर के लिए जो नॉर्मल होगा हर फेस के लिए आउटवर्ड होगा, जैसे कि इस वाले के लिए उधर, इस वाले के लिए इधर, ऊपर वाले के लिए ऐसे ऊपर आउटवर्ड होगा, और नीचे वाले के लिए ऐसे, सामने फेस के लिए ऐसे बाहर होगा, और पीछे वाले फेस के लिए ऐसे अंदर। तो एरिया वेक्टर का आइडिया होने के बाद अभी थोड़ा इसको क्या करते हैं, हमेशा सिचुएशन तो ऐसा नहीं होगा कि प्लेन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। क्या हो अगर इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं, उस सिचुएशन में लेट से वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी जो हमारा एरिया था वो किसी एंगल पे टिल्टेड है। लेट से वो एंगल थीटा है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया इज ए, और ये जो डॉटेड लाइन है उस कंपोनेंट का जो एरिया होगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस स्ट्रक्चर से पास कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस डॉटेड लाइन से भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ई ए कॉस थीटा, और इसी चीज़ को वेक्टर नोटेशन में मैं ई डॉट ए लिख सकता हूँ। ये है मेरा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आगे चल के हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऐसे सीख सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट फ्लक्स। अभी देखते हैं एक इरेगुलर शेप जिसको हम बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल एरिया एलिमेंट्स। हो सकता है इक्वल ना दिखे, लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो अभी क्या है, लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज समथिंग लाइक दिस। ये इस एरिया को ऐसे क्रॉस करके जा रहा है। तो हो सकता है इस पैच के लिए और इस पैच के लिए, इसको मैं 1 बोलूँगा, इसको 2, और यहाँ पे कहीं पे इसको मैं 3 बोलता हूँ। अगर मैं इस फील्ड लाइंस का डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दूँ, अलाइनमेंट, तो उससे 3 सिचुएशंस मिल सकते हैं मुझे। 1, इस पैच के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, और डिपेंडिंग ऑन दैट देयर विल बी 3 केसेस के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितने हो सकते हैं। केस 1, ई वेक्टर, ये मैं फ्लक्स से ही फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, ई ए कॉस थीटा। कहने का मतलब अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री, ये एक केस है। सेकेंड इज इफ थीटा इज 90 डिग्री, एंड थर्ड इज इफ थीटा इज 180 डिग्रीज। डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, वो 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। आइदर थीटा विल बी 0, और इट विल बी 90 डिग्री और 180 डिग्री। इफ थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 will be 1. So for that, flux will have a positive value, which is E times A. If theta is 90 degree, that means electric field is perpendicular to the area vector. Cos 90 is 0, so flux will be 0, and for this is minus 1, flux will have a negative value. ये सिचुएशन समझने के लिए मैं एक रेगुलर शेप लेके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लक्स कैन हैव ए पॉजिटिव वैल्यू, कैन बी 0, एंड कैन ऑल्सो हैव ए नेगेटिव वैल्यू। सो फॉर एनी क्लोज सरफेस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग इन इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग आउट। यहाँ पे कन्वेंशन में ये अभी समझना पड़ेगा कि अगर इनवर्ड फ्लक्स है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, वो एक दूसरे डायग्राम से हम समझेंगे। इनवर्ड जो फ्लक्स है दैट इज माइनस ई ए फॉर दिस स्ट्रक्चर, और जो आउटवर्ड फ्लक्स है दैट इज ई टाइम्स ए। What is the net flux then? Flux is a scalar quantity, so we can add directly. So EA plus of minus EA, the total flux through this closed surface will be 0. थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था एलिमेंटल फ्लक्स को by E dot DA। इसका मतलब है एक छोटे से हिस्से के लिए मैंने अभी निकाला है,
इस टोटल ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो, फाई टोटल को हम लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अगर ये क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा सिंबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ई डॉट डी ए। दिस विल गिव मी द टोटल फ्लक्स फॉर द एंटायर क्लोज सरफेस। हमारा फोकस क्लोज सरफेस पे रहेगा क्योंकि इवेंचुअली हम गॉस लॉ को अप्लाई करना चाहेंगे। तो अभी कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम फ्लक्स निकाल के देखेंगे। Electric field is like this, parallel to the axis of the cylinder. This is electric field. We want to calculate flux through this cylinder. Flux through the cylinder. और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये पहला, ये कर्व्ड सरफेस जो है दूसरा, और ये तीसरा। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो हम सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 के वजह से फ्लक्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और टोटल फ्लक्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कोई एक पैच लेता हूँ तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे आउटवर्ड्स होगा, एंड द फील्ड इज ऑल्सो अलोंग दिस एरिया वेक्टर। तो इस केस में थीटा कितना बनेगा। और यहाँ पे अगर मैं छोटा सा पैच लूँ तो उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 180 डिग्रीज। और इस कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा लूँ तो वो जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो इंडिविजुअली मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा और टोटल लिख लूंगा। लेट्स से ये जो सर्कल है उसका कोई सरफेस एरिया गिवन है जो कि ए है। अभी फ्लक्स फॉर सरफेस 1 इज ई, चलो मैग्नीट्यूड में लिख ही देता हूँ, ए कॉस थीटा होगा। ई का वैल्यू हम मैग्नीट्यूड में लेंगे ई, ए हमने ए एज्यूम कर रखा है और कॉस थीटा यहाँ पे 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो फाई 1 इज ई ए। अभी फाई 2 निकालना है। फाई 2 फॉर दिस केस यहाँ पे लिखूंगा मैं ई ए कॉस 90 डिग्री और ये मुझे 0 देगा। देन फाई 3, फॉर फाई 3 यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 180 डिग्री है तो यहाँ से फ्लक्स ई ए कॉस 180 लिखूंगा जो कि देगा मुझे माइनस ई ए। अभी टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 करूँगा और ये मुझे मिलेगा ई ए प्लस 0 प्लस ऑफ माइनस ई ए। टोटल फ्लक्स इज 0। तो यहाँ से हम पिछले वाले केस के 3 एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक जहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 बन रहा है तो वहाँ पे मुझे पॉजिटिव फ्लक्स मिल रहा था। ये है पॉजिटिव फ्लक्स, दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स। इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स गोइंग आउट इज टेकन एज पॉजिटिव। एवरी टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर एट 90 डिग्रीज फ्लक्स इज 0। इसका मतलब है अगर इस एरिया को फ्लक्स ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे ग्रेज कर रहे हैं तो फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स निकालने के लिए एक तरफ से वो एंटर करना चाहिए या तो फिर एग्जिट करना चाहिए। थर्ड केस में अभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 था और यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर कर रहे थे तो ये वैल्यू नेगेटिव मिला, तो इसीलिए फ्लक्स इनवर्ड्स को नेगेटिव लिया जाता है। और ये सरफेस 1, 2 और 3 मिला के क्लोज स्ट्रक्चर बना तो क्लोज स्ट्रक्चर में नेट फ्लक्स जो मिला वो 0 मिला। तो ये इनवर्ड फ्लक्स जितना है आउटवर्ड फ्लक्स उतना है तो नेट फ्लक्स इज 0।